नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। एक दशक पहले दो गुजराती व्यक्ति झोला उठा करके देश में गुजरात का मॉडल लेकर के आए कि हम इस देश को पूरा विकसित बना देंगे। और विकास कैसे, आज तक में क्या स्थिति है आप देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, सड़कें बड़ी चमचमाती हो गई हैं, बिल्डिंग्स बड़ी खड़ी हो गई हैं। उसके अलावा सामाजिक विकास कितना हुआ है, सामाजिक स्थितियां कैसी हैं अभी के समय में, ताना बाना कैसे बना और बिगड़ा। मोदी और शाह, मोदी जी तो मोदी जी हैं, लेकिन अमित शाह जब भी मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले वो विभाजन पर चले जाते हैं। माने कि सब कुछ उनका शुरुआत 1947 के बाद ही शुरू होगा। चाहे जिस विषय पर आप उनको लेक्चर दिलवाने के लिए बुलवा लीजिए, वो 1947 के विभाजन की बात जरूर करेंगे। और उसमें क्या कहेंगे कि धर्म के आधार पर दो देश बटे थे, इसलिए बातचीत भी धर्म के आधार पर होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक जागरण में के एक कार्यक्रम में पिछले दिनों बोलते हुए उन्होंने ये बात कही है कि 1951 में ही जब कांग्रेस ने जनसंख्या जनगणना करवाई थी, तभी उसने धर्म के आधार पर लोगों से पूछताछ की थी। हवाला कहां से दे दिए? कांग्रेस से। ये तो बातें तय हैं कि उनके दिमाग में नेहरू रहते हैं, उनके दिमाग में कांग्रेस रहते हैं, हमेशा रहती है। चलिए ठीक है, उन्होंने कह दिया कि 1951 से धर्म पूछ करके जनसंख्या जनगणना कराई जाती है। अभी के समय में जब वो दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में बोल रहे थे तो उन्होंने बार बार ये सफाई दी कि इसको मैं हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाह रहा हूं, जो मैं बातें और आंकड़े पेश कर रहा हूं उसको मैं हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहता हूं। ये कहना ही यह साफ बता देता है कि आप कहना ही वही चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच अनुपात, उनकी जनसंख्या का अनुपात इन सालों में कितना बढ़ा है, इसका आंकड़ा पेश कर रहे थे। पेश तो कर रहे थे तो ठीक है, उसके बाद एक ट्वीट भी कर दिया। और ट्वीट किया जब थोड़ा बहुत इधर उधर उस ट्वीट का छीछल इधर मचा सोशल मीडिया पर, तो ट्वीट वापस भी कर लिया। बहुत कम देखा होगा आपने, शायद ना के बराबर देखा होगा कि गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति ट्वीट करता है और उसके बाद उस ट्वीट को हटा भी लेता है। किस लिए किया? फिर हटाना ही था तो किया क्यों? बोल तो आप चुके ही थे। माने कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बड़े बड़े नेता मंत्री, इस देश की बड़ी कमान संभालने वाले लोग भी अब ट्वीट खेलेंगे, लगाएंगे और हटाएंगे। ये तो बात साफ है। जो सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया चैनल्स, गोदी मीडिया को छोड़ करके और जितने चैनल्स हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है इसलिए इनको घुसपैठियों की याद आ रही है। जब दिल्ली का चुनाव था तब घुसपैठिए की याद आई शाह को, जब झारखंड का चुनाव था तब घुसपैठिए की याद आई। अब बिहार इलेक्शन है, तमाम रणनीतियां फेल हो चुकी हैं, तो अब घुसपैठिए की बात कर ली जाए कि लोगों को यह कहा जाए कि ये घुसपैठिए हैं जो बाहर से आकर के वोट डालते हैं यहां पर और विपक्ष को जितवाते हैं, जिसमें कांग्रेस और सब पार्टियां हैं, सिर्फ भाजपा को छोड़ करके बाकी जितनी आसपास की पार्टियां हैं या एनडीए को छोड़ करके। जो इनके साथ दे वो तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, जो साथ न दे वो सब घुसपैठिए द्वारा कहीं ना कहीं पोषित पार्टियां हैं या उनकी सहायक होती हैं। तो भैया ये बीच बीच में जो सूचनाएं आती हैं कि इतने लोग लाद कर ले आए गए और वोट डाल के चले गए, इतने मतदाता किसी शहर में है ही नहीं, फिर उससे ज्यादा वोट पड़ गए। अभी मध्य प्रदेश में एक घटना सामने आई जहां कई वोटर्स आईडी जो है वो तालाब में फेंकी पाई गई। ये तो आपके ही शासन में हो रहा है। हालांकि इस घुसपैठिए वाले बयान के बाद कई ऐसे मजेदार ट्वीट आए हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए और पढ़ने चाहिए, क्योंकि मामला ही इतना मजेदार शाह साहब ने कर दिया है कि उनकी भाषण को सुन करके आप सीरियस तो बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको जितना हंसना हो और जितना उस पर आपको उछल कूद मचानी है आप कर सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं, पूरा एंटरटेनमेंट परोसते मर्गे। रागिनी नायक ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा उन्होंने कि इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर अपना पैर मारना। आगे ट्वीट में उन्होंने लिखा है जो बातें, उसे आप देखिए। इसके बाद तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि गृह मंत्री को ये खुद ही नहीं पता है कि घुसपैठिए कितने हैं। उनका ये बयान पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। और मैं समझता हूं उनकी असफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। माननीय गृह मंत्री हैं, भारत के देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है
अगर पड़ोसी देशों के घुसपैठियों को नहीं रोक पाते तो उनको त्याग पत्र दे के घर में बैठना चाहिए। इतना बड़ा असफल, इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाला गृह मंत्री भारत के 78 साल के इतिहास में नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि कोई भी विदेश से आने वाला, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, मॉरिशस से आए, वो बगैर वीज़ा के नहीं आ सकता है। हमारा हमारा डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है इन देशों में है, और जब तक वो वहाँ से वीज़ा प्राप्त नहीं करता, और वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति यहाँ से दी जाती है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय का उसमें रोल होता है। और उसके बावजूद अगर गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि विदेशी घुसपैठियों ने आकर यहाँ के आबादी बढ़ा दी है मुसलमानों की, तो ये उनकी जो माइंड सेट है, उनकी जो जहनीत है, दुर्भाग्यपूर्ण जहनीत मैं कहूँगा, मुस्लिम के विरुद्ध, मुस्लिम मुखालिफ, जिससे देश में एक बेचैनी का माहौल पैदा होता है। तमाम लोग समझते हैं कि ये गृह मंत्री के जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन मैं कहूँगा ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। वहीं पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी ये बात कही है और गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि अमित शाह इतना सिर्फ बता दें कि उन घुसपैठियों की संख्या कितनी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं अमित शाह जी के इस बयान की निंदा करता हूं। अमित शाह जी भारत के होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर बनने के बाद वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर ये बयान उनका सच है तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जहां आप कह रहे थे कि बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग और म्यांमार के लोग घुसपैठियां हैं, देश को बताइए कितने घुसपैठियां वहां पे निकले हैं, उनकी तादाद बताइए। आप नहीं बता सकते, क्योंकि सच से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। देश के अंदर कितनी आबादी बढ़ी मुसलमानों की, उसमें कितने घुसपैठियां हैं। सरहद पे तो आपने फौज लगा रखी है, फिर वो कहां से हवाई जहाज से उड़ के आ रहे हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इसमें सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र भी अमित शाह के इस बयान पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जब भी चुनाव आता है तो बौखला जाते हैं, उनकी बौखलाहट साफ साफ दिखती है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या कहा। मुझे लगता है कि अमित शाह जी कुछ बातें बौखलाकर कहने लगे हैं। जब दिल्ली का चुनाव आता है, घुसपैठी आ जाते हैं, चुनाव गया, घुसपैठी का मुद्दा गया। झारखंड में चुनाव आया, घुसपैठी आपकी बेटी लेके भाग रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे, चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अब बिहार का चुनाव आया है, घुसपैठी का मुद्दा आ रहा है। कितने घुसपैठी आपको दिल्ली में मिले, कितने झारखंड में मिले, कितने बिहार में मिले? एसआईआर हुआ है, कितने घुसपैठियों का नाम कटा है, कितने आपको फॉरेन नेशनल्स मिले? इसका जवाब तो दे नहीं पाए ज्ञानेश कुमार जी। और अमित शाह जी अपनी ही बात में फंस गए। अमित शाह जी का कहना है कि जो 14% पॉपुलेशन थी वो 24% हो गई क्योंकि घुसपैठियां आ गए, फिर उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। मतलब आपकी नाक के नीचे रहते हुए आपकी सरकार 11 साल से अगर हमारे बॉर्डर से घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो ये किसकी विफलता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री आप हैं, आपके ऊपर काम है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है बॉर्डर को सुरक्षित रखने का। तो आप बताइए ना इस बारे में। बिहार इलेक्शन हम लोग बहुत आश्वस्त है, बिहार हम लोग जीतेंगे क्योंकि हम बिहार के मुद्दे उठा रहे हैं। अब पप्पू यादव पीछे कैसे रह सकते हैं? तमाम लोग पप्पू यादव के फैन हैं और इंतजार करते हैं कि ऐसे मामलों में पप्पू यादव क्या बोलेंगे। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि आखिर 11 साल में अमित शाह आपने क्या किया है? 11 साल आपकी सरकार रही, गृह मंत्री आप हैं, तो ये तो मामला आपके अंडर में आता है कि कौन आ रहा है, कौन घुसपैठ कर रहा है। आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आप डॉलर रुपए पर बात नहीं करेंगे, आप नौकरी पर बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। इतना ही सिर्फ नहीं कहा, चुनौती दे डाली। और क्या दिया चुनौती? कि अमित शाह हमको बता दें कि जिन लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से काटा गया है, क्या सभी वो घुसपैठिए हैं? और जितनी संख्या निकल कर आ रही है उस संख्या सैकड़े में भी नहीं है, तो क्या
अब आप कह सकते हैं कि सब घुसपैठिए नहीं है और ये जो संख्या निकल कर आई है उसको साफ साफ अगर अमित शाह बताएं तो उन्हें चुनौती देते हैं कि उन्हें ये चीज बतानी चाहिए। सुनिए, पप्पू यादव ने और कुछ बहुत कुछ कहा है इसमें। आपने एसआईआर कराई, एसआईआर कराने के बाद आपने किसी को फिर से नोटिस नहीं भेजा कि तुम मरे कि नहीं, तुम्हारा डबल नाम है तो तुम सुधार कर लो, नियम है, लॉ कहता है, तुमने नोटिस नहीं भेजा। और एटेंडम फिर से 69 लाख लोगों का एसआईआर करके वोटर लिस्ट आपने ले आया। तो आप जो हल्ला कर रहे थे कि घुसपैठ और रोहिंग्या इतने हैं, तो आप उसको जनता के सामने लाइए कि देख लीजिए हम जो कर रहे थे वो सच था। इतने घुसपैठ इतने रोहिंग्या निकले एसआईआर के बाद, आप उसको टांग दीजिए हर बूथ पर। हम चैलेंज करते हैं आपको, अमित भाई, यदि हिम्मत है तो बिहार में कितने रोहिंग्या और कितने घुसपैठ को आप 49 लाख में लाए हैं, इसको जनता को बताइए। और अब तो एसआईआर कर दिया आप, अब तो आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे घुसपैठ बचा न रोहिंग्या बचा, अब तो नहीं बोलेंगे ना, आपके पास तो अब मुद्दा नहीं है कि चुनाव आने वाला है, ऐसी रणनीतियां, ऐसी कूटनीतियां बनाई जाएंगी। अमित शाह तो माने ही इसीलिए जाते हैं कि जहां मामला न बन रहा हो भाजपा का, वहां पर अमित शाह झोला लेकर के निकल जाते हैं। येन केन प्रकारेण उनको चुनाव जीतना होता है, जब चाहे उसके लिए उनको विधायक खरीदने पड़े या फिर किसी तरह का भी हथकंडा अपनाना पड़े। देखते रहिए हमारे साथ द क्रेडिबल न्यूज। प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।